नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर के झा में। आज इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्राम के ऑपरेटर्स के बारे में फिर से बात करेंगे। ऑपरेटर्स के बारे में हमने एक वीडियो और भी बना रखा है जिसमें पार्ट 1 आपको मिलेगा। टोटल 8 ऑपरेटर्स की बात हम लोगों ने सी में की थी, जिसका 4 टाइप्स का डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया है और आज सेकेंड पार्ट ऑपरेटर्स के ऊपर में ये वीडियो बन रहा है जिसमें रेस्ट 4 पार्ट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस तरह ऑपरेटर्स इन सी के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल्स समझ लेंगे। तो आइए बात करते हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो मैं फिर से आपको लिस्टिंग शो कर रहा हूं कि टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने लिस्टिंग किया था अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, सेकेंड रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, 7 is bitwise operator and 8th is a special operator। तो दोस्तों ये 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स सी के अंदर सपोर्टेड है, जिसमें से हमने ये 4 टाइप्स का डिस्कशन पार्ट 1 में कर रखा है। तो जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑपरेटर्स के इनिशियल कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए पार्ट 1 को जरूर विजिट करें, जरूर वॉच करें, ताकि ऑपरेटर्स का इनिशियल कॉन्सेप्ट और ये 4 टाइप्स आपको पार्ट 1 में मिल जाए। रेस्ट इस वीडियो में हम लोग इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर की डिटेल्स में बात करेंगे। इन ऑपरेटर्स का कहाँ क्या यूज होता है। तो बात करते हैं हम लोग पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो दोस्तों इंक्रीमेंट ऑपरेटर के रूप में प्लस प्लस सिंबल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और माइनस माइनस, डबल माइनस सिंबल एक साथ अगर यूज करें तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है किसी भी ऑपरेंड के साथ अगर इसका यूज किया जाए उसके वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करना, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है जिस ऑपरेंड के साथ इसका यूज किया जाएगा उसके वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करना। तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का भी हम लोग प्रोग्राम बनाने के दौरान बहुत लॉजिकली यूज करते हैं ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। हम इसके बारे में एग्जांपल्स के साथ आपसे बात करेंगे ताकि इसके फंक्शनलिटीज को हम लोग समझ सकें। तो आइए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने बात किया प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस इन दोनों का यूज किसी भी ऑपरेंड के बाद भी हो सकता है और किसी भी ऑपरेंड के पहले भी हो सकता है। तो एक्चुअली इसका नोटेशन अगर हम लोग देखें तो a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a ये दोनों वैलिड है, दोनों रूप में इसका यूज हो सकता है। सेम इज b माइनस माइनस एंड माइनस माइनस b,
यानी हम यहां देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर का ऑपरेंड के बाद और ऑपरेंड से पहले दोनों तरीके से यूज प्रोग्राम के अंदर किया जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि अगर सिंगल ऑपरेंड पे हम इसका यूज करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट के रूप में यूज होता है। हम ये कह सकते हैं कि a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a इज अ स्टेटमेंट, सेम इज b माइनस माइनस और माइनस माइनस b इज अ स्टेटमेंट। तो जब ये स्टेटमेंट के रूप में यूज होते हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो काम a प्लस प्लस करेगा वही काम प्लस प्लस a भी करेगा, जो काम b माइनस माइनस करेगा वही काम माइनस माइनस b भी करेगा। और इसका हम अगर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को देखें, इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन a इक्वल टू a प्लस 1 होंगे, इसके भी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन a इक्वल टू a प्लस 1 ही होंगे। b माइनस माइनस b इक्वल टू b माइनस 1 होंगे और माइनस माइनस b भी b इक्वल टू b माइनस 1 ही होंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट और इसे हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स यूज नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन के रूप में हम इसको कह सकते हैं। तो ये दिख रहा है हमें कि एक स्टेटमेंट के रूप में अगर इसे यूज किया जाए सिंगल ऑपरेंड पे तो प्लस प्लस a और a प्लस प्लस बोथ आर सेम, b माइनस माइनस और माइनस माइनस b बोथ आर सेम। तो कहाँ ये डिफरेंसेस लाते हैं, इन दोनों में फर्क कहाँ आता है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। इसके लिए हम लोग अब इसका एक डिटेल एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि पोस्टफिक्स नोटेशन और सेकंड कह सकते हैं प्रीफिक्स नोटेशन, दोनों रूप में इनका यूज होता है। हम अगर एग्जाम्पल एक इंट a इक्वल टू 5 और b एक वेरिएबल हमने अलग से लिया, तो अगर हम b इक्वल टू a प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पोस्टफिक्स नोटेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पोस्टफिक्स के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। तो पोस्टफिक्स नोटेशन में क्योंकि ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर का यूज होगा तभी पोस्टफिक्स होगा। यहां अब हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ अगर b इक्वल टू को हटा दिया जाए, a प्लस प्लस अगर लिखा जाता है सिर्फ, तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन अभी हमने इसका यूज एक एक्सप्रेशन में किया, b इक्वल टू a प्लस प्लस इज अ एक्सप्रेशन। वी कैन से पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड विद इन एक्सप्रेशन विथ असाइनमेंट ऑपरेटर। In this case, there is some difference between postfix notation और prefix notation. Okay? तो what is difference? तो हम लोग यहाँ इसमें समझेंगे कि it assigns first and then increase value of a। तो यहाँ हमने एक कमेंट्स लिखा है आपके लिए जिसे समझने में आपको आसानी होगी। b इक्वल टू a प्लस प्लस में क्या होगा कि पहले ये असाइनमेंट्स का काम करेगा, यानी a का जो प्रीवियस वैल्यूज है वो पहले b में असाइंड हो जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस ऑपरेटर अपना काम करेगा और वो a के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो हम अगर इसे आउटपुट के रूप में समझें, %d a और printf %d b, हम a को भी प्रिंट कराया और b को भी प्रिंट कराया, हम क्या वैल्यू गेट करेंगे? तो यहां हमने बोला कि पहले a का वैल्यू b में असाइंड हो गया, तो a का करंट वैल्यू 5 है, वो b में असाइंड हो गया, मतलब b के अंदर हमें 5 मिलेगा। और उसके बाद प्लस प्लस ऑपरेटर काम करेगा, तो प्लस प्लस a के साथ लगा हुआ है, इसलिए वो a के वैल्यू को इंक्रीज करेगा और यहां हमें a का वैल्यू 6 मिलेगा। यानी इस केस में b के अंदर 5 और a के अंदर हमें 6 मिल रहा है। तो आप फिर से समझें, a का करंट वैल्यू पहले असाइनमेंट हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इंक्रीमेंट चूंकि a के साथ लगा हुआ है इसलिए इंक्रीमेंट सिर्फ a का होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगा a के अंदर 6 और b के अंदर 5।
ये हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज जब एक्सप्रेशन में हो तब उस केस में ये रिजल्ट हमारे पास आता है। यही चीज जब हमें प्रीफिक्स में हम इसको समझें, सेकेंड प्रीफिक्स नोटेशन में इसका यूज हमारा हो जाएगा प्लस प्लस ए। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रीफिक्स नोटेशन का यूज एक्सप्रेशन में किया गया है। तो इस केस में ए और बी का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, तो हम यहां इन चीजों को फिर से समझेंगे। इस केस में हम लिखेंगे इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए एट फर्स्ट एंड देन असाइन। ओके दोस्तों, मैंने क्लियरली लिखा है कि इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए एट फर्स्ट। इस केस में पहले ही इंक्रीमेंट का काम होगा, यानी इंक्रीमेंट पहले ए का हो जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट का काम होगा। तो ऑलवेज आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी वेरिएबल का करंट वैल्यू मेमोरी में क्या चल रहा है, ये एक प्रोग्रामर के रूप में आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है, ताकि आप प्रोग्राम के अंदर के वैल्यूज को कंट्रोल कर पाएं, समझ पाएं और आउटपुट्स को आप इंटरप्रेट कर पाएं। तो b इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो a का ये इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, तो a का करंट वैल्यू 5 है। अब ये पहले इंक्रीमेंट कर दिया, यानी a का वैल्यू हो गया 6, और यानी a के अंदर जो करंट वैल्यू चल रहा है अब इस लाइन के बाद पहले 6 हो गया, और तब असाइनमेंट हो रहा है, तो असाइन a का करंट वैल्यू होगा। तो a का करंट वैल्यू चूंकि आपका 6 है, इसलिए असाइनमेंट भी 6 होगा। तो इस केस में हमें a और b दोनों में 6 और 6 मिलेगा। तो सेम डिक्रीमेंट ऑपरेशंस के लिए भी होगा दोस्तों। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि स्टेटमेंट के रूप में पोस्टफिक्स यूज हो या प्रीफिक्स यूज हो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली बाय 1 इंक्रीज कर देना या बाय 1 डिक्रीज कर देना। लेकिन इन दोनों में फर्क तब आता है जब इसे हम लोग एक एक्सप्रेशन के रूप में यूज करते हैं। तो आप इसे समझें और प्रैक्टिस करके इन चीजों को याद रखें। ये हमारा फिफ्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का बात हुआ। अब हम लोग सिक्स्थ ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर का बात करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर, तो आप क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन इज simultaneously called as conditional operator। ओके, तो आप याद रखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में जब नाम लिया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन इज साइमल्टेनियसली कॉल्ड एज, नॉट ओनली क्वेश्चन मार्क एंड नॉट ओनली कोलोन। आप ओनली सिर्फ क्वेश्चन मार्क को या सिर्फ कोलोन को ऑपरेटर नहीं कहेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर नहीं कहेंगे, आप क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन इज साइमल्टेनियसली कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। और इसका यूज क्या है? तो आप कह सकते हैं कि एंड इट इज यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू और expression into a variable on some condition। तो ये इसका यूज हुआ कि कंडीशनल ऑपरेटर का यूज क्या हम करते हैं, क्यों करते हैं। तो किसी वेरिएबल के अंदर किसी कांस्टेंट को या किसी एक्सप्रेशन को किसी कंडीशन के आधार पर असाइन कराना हो तो उस केस के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स आप देखें, इसके सिंटैक्स को डिस्कस करें अगर हम, तो v इक्वल टू, पहले हम लोग इसमें कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 1 EXPR1 हमने लिखा है, और कोलोन
EXPR2, ये इसका सिंटैक्स हुआ। हमें दिख रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलोन का यूज है, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर कहलाया। इसमें वर्किंग फंक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन इवेलुएट होता है। अब डिपेंड करता है कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो एक्सप्रेशन 1 के जगह पर जो लिखा जाता है ये ट्रू वैल्यू कहलाता है। एक्सप्रेशन 2 के जगह पर हम जिसको लिखते हैं ये फॉल्स वैल्यू कहलाता है। ओके, तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 1 इज असाइन्ड इनटू दिस वेरिएबल इफ ट्रू, और इफ कंडीशन इज फॉल्स then expression 2 is assigned into this variable if false. It means either expression 1 or expression 2 will be assigned into this variable depends upon condition. Okay, तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझें। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखूंगा जिसमें आउटपुट्स के साथ उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सिंटैक्स आपके सामने है, जैसे एग्जांपल इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c हमने एक वेरिएबल लिया, हमने लिखा c a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क 40:50। एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के जगह पे आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखते हैं हम लोग पहले इस एग्जांपल में। यहां अगर हम printf %d और c करें तो हमें क्या मिलेगा, तो आप यहां देख पहले चेक करें सबसे पहले कि कंडीशन हमारा क्या है, a ग्रेटर देन b। तो क्या a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, तो क्या कंडीशन हमारा ट्रू है, a ग्रेटर देन b है, तो a is not greater than b, it means condition is false। इसलिए false होने पर आपका सिंटैक्स क्या कह रहा है कि false वैल्यू एक्सप्रेशन 2 होता है, यानी ये वैल्यू c के अंदर असाइन हो जाएगा, यानी इस केस में हमें 50 मिलेगा। हम इसी को अगर a लेस देन b क्वेश्चन मार्क a प्लस b कोलोन a माइनस b, हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ना लिख करके एक्सप्रेशन लिखा। इस केस में अगर हम इसे प्रिंट करें तो यहां हमें c का कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो यहां हम देख रहे हैं कि a लेस देन b, तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 10 है, तो a लेस देन b है, मींस कंडीशन इज ट्रू। इसलिए आप ट्रू पार्ट एक्सप्रेशन 1 को ट्रू पार्ट कहते हैं। एक्सप्रेशन 1 ट्रू पार्ट में जाइए, a प्लस b, यहां ये एक्सप्रेशन है तो ये इवेल्युएट होगा, a प्लस b का रिजल्ट होगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, तो यानी c के अंदर हमें 15 मिल रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। ओके, 7th ऑपरेटर की बात करें तो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है, इसका यूज कब हमें करना होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 7th इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये एक बहुत ही स्पेशल ऑपरेटर है दोस्तों। बिटवाइज ऑपरेटर नॉर्मली यूज नहीं होता प्रोग्राम के अंदर। नॉर्मल प्रोग्राम्स में हम लोग जब काम करते हैं डेसिमल डेटा पे, तो आपके 8 ऑपरेटर में से 7 ऑपरेटर हर प्रोग्राम के अंदर रैंडमली आपको यूज होते रहेंगे, जरूरत पड़ता है आपको। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर आपका एक स्पेशल पर्पस के लिए है, ये खास वर्क के लिए है, उसी समय इसका सिर्फ यूज होता है। वो खास वर्क क्या है, तो जब आप बिट लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, बिट लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब आपका ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ बिट वैल्यूज पे होगा, यानी बाइनरी डिजिट्स, दैट इज 0 और 1। तो जब आप 0 और 1 डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला प्रोग्राम बनाएंगे, उस केस में जो ऑपरेटर्स इवैल्यूएशंस होंगे वो ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो नॉर्मली हम चूंकि बिट लेवल प्रोग्रामिंग नहीं करते, आप नॉर्मल प्रोग्राम्स बाइनरी वैल्यूज के लिए नहीं बनाते,
आप डेसिमल डेटा के लिए बनाते हैं, इसीलिए आप बिटवाइज ऑपरेटर्स का हर प्रोग्राम के अंदर आपको यूज नहीं होता। हम लोग सी में एक चैप्टर बिट लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के फंक्शनैलिटीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉजिक गेट्स वगैरह का फंक्शंस होता है। तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप उसे भी वॉच करेंगे ताकि बिट लेवल प्रोग्रामिंग पर डिस्कशन आपका क्लियर हो सके। लेकिन यहां इसके यूज और सिंबल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग इसको कहेंगे यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑपरेशंस on bit values 0 and 1। ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शॉर्ट नोटेशंस में नरेशंस लिखता हूं, थ्योरी लिखता हूं। डिटेल्स आपको हमारे नोट्स में मिलेगा, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाता है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू नोट्स को स्टडी करें। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक हमारी ये वीडियोस पहुंच सके। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑपरेशंस ऑन बिट वैल्यूज दैट इज 0 और 1। इसके अंदर जो कैटेगरी है, इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए जो कैटेगरीज है, एक होगा बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर आते हैं एंड, और। ओके, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और के लिए सिंबल्स सिंगल एम्परसेंड, सिंगल पाइप, और यहां एक्स और भी आता है जो कैरेट साइन कहलाता है। ये एक्चुअली हमने एंड और के बारे में लॉजिकल ऑपरेटर में भी चर्चा किया था, लेकिन लॉजिकल एंड और लॉजिकल और अलग हुआ, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और अलग हुआ। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर बोलने का मतलब ये लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बात हम लोग किसी अलग वीडियो में करेंगे दोस्तों। यहां हम लोग नोटेशंस को याद रखें कि सी के अंदर सिंगल एम्परसेंड यूज करने से बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, और डबल एम्परसेंड यूज करने से लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। डबल पाइप साइन लॉजिकल और, सिंगल पाइप साइन बिटवाइज और एक्स और गेट के लिए कैरेट साइन का यूज किया जाएगा। सेकंड हम लोग देखें, सेकंड हमारा बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर होता है। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में डबल लेस देन और राइट शिफ्ट में डबल ग्रेटर देन का यूज किया जाता है। ये कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए आप बिट लेवल प्रोग्रामिंग का वीडियो को वॉच जरूर करेंगे। और थर्ड हम लोग सी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर आता है नॉट, जिसके लिए टिल्ड साइन का यूज किया जाता है। इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर्स का हम लोगों ने लिस्टिंग तैयार किया है। इसके फंक्शनैलिटीज पर हम लोग बात करेंगे, कैसे ये काम करते हैं, क्या आउटपुट्स क्या इनपुट लेंगे और क्या आउटपुट देंगे। इसके लिए बिट लेवल प्रोग्रामिंग वाले वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत जल्दी बिट लेवल प्रोग्रामिंग का वीडियो आपके पास आएगा। और 8 ऑपरेटर्स की बात करें तो लास्ट में स्पेशल ऑपरेटर्स आता है, जिसमें हम लोग बात करें तो इट इज स्पेशल ऑपरेटर। ओके, स्पेशल ऑपरेटर के रूप में सी के अंदर कॉमा, साइज ऑफ,
स्टार, एम्परसेंड, ये सभी एक स्पेशल ऑपरेटर के रूप में आते हैं, जिसमें कॉमा का यूज एक्सप्रेशंस में हम लोग लिखते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज है। स्टार का यूज पॉइंटर नोटेशंस वगैरह के लिए यूज होता है, एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर के रूप में भी यूज होता है। तो ये सब स्पेशल ऑपरेटर के रूप में आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ एक अलग सा है साइज ऑफ। यहाँ एक चीज ध्यान रखें, हर ऑपरेटर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में अभी तक आपके पास आया है, लेकिन साइज ऑफ सी के अंदर एक एक्सेप्शन स्टेटमेंट के रूप में कहा जाएगा कि साइज ऑफ के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, मतलब साइज ऑफ अपने आप में एक फंक्शन है और ये फंक्शन होते हुए भी ऑपरेटर के लिस्ट में रखा जाता है। तो इसलिए साइज ऑफ इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन सी। इसका क्या काम होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज डेटा स्ट्रक्चर पेपर जब आप सी के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो साइज ऑफ ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसके यूज को अगर आप समझ के रखते हैं बहुत काम आने वाला है। इसका काम है कि इट एक्सेप्ट्स वेरिएबल नेम और कांस्टेंट और डेटा टाइप एंड रिटर्न्स द मेमोरी साइज ऑक्युपाइड बाय इट। तो इसका सिंटैक्स हुआ v इक्वल टू इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहां होना चाहिए रिसीविंग के लिए, इंट v इक्वल टू साइज ऑफ, एक साथ लिखा जाएगा सभी स्मॉल में। यहां या तो आप वेरिएबल लिखते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं या डेटा टाइप भी लिख सकते हैं, और जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखते हैं उसके द्वारा मेमोरी साइज कितना ऑक्युपाइड किया जाएगा वो बताने का काम साइज ऑफ ऑपरेटर करता है। ऑब्वियसली मेमोरी एलोकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट है, इसलिए इसके द्वारा जो रिटर्न वैल्यू होंगे उसका मेजरमेंट हम लोग बाइट समझते हैं। जैसे हमने लिखा इंट n इक्वल टू साइज ऑफ फ्लोट, तो चूंकि फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है, हम अगर यहां n को प्रिंट करके देखेंगे तो हमें 4 प्रिंट मिलेगा, यानी 4 बाइट। तो हमें ये बता रहा है कि फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। हम इसे वेरिएबल के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया x और हमने लिखा इंट n इक्वल टू साइज ऑफ और x, तो इस केस में भी अगर हम n को प्रिंट करेंगे n को, तो हमें आउटपुट में 4 ही नजर आएगा। मतलब या तो वेरिएबल के रूप में हो या डेटा टाइप के रूप में हो या डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी हो, तो मेमोरी स्पेस कितने ऑक्युपाइड हो रहे हैं वो बताना साइज ऑफ ऑपरेटर का काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने आज कंप्लीट किया ऑपरेटर्स के बारे में। एक और कॉन्सेप्ट ऑपरेटर्स में यूज्ड होते हैं, डिस्कशन में आते हैं, उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ कर लूं। जितने भी 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनके यूज के हिसाब से ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेटर्स का यूज जो होता है उसके हिसाब से 8 ऑपरेटर का भी 3 कैटेगरी बनाया गया, यानी फर्दर ऑल 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स are categorized in 3 types. ओके, कौन कौन से? तो फर्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड इज बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड इज टर्नरी ऑपरेटर। हम यूनरी को कहते हैं यूज्ड ऑन सिंगल ऑपरेंड ओनली, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस,
आपका टिल्ड साइन, आपका सिंगल माइनस भी यूनरी ऑपरेटर के रूप में कभी यूज होता है, etc। और बाइनरी ऑपरेटर में कहा जाएगा यूज्ड ऑन 2 ऑपरेंड्स। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज 2 ऑपरेंड के बीच में होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्लैश, मॉड, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल एम्परसेंड, डबल पाइप, etc। ये सभी हमारे बाइनरी ऑपरेटर के रूप में आते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर में होता है यूज्ड ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो ये इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर के रूप में आता है, जिसके हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन का हमने चर्चा किया था। इस तरह से ऑपरेटर्स का आप क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑपरेटर्स के पार्ट 1 को भी आप विजिट करें, ताकि ऑपरेटर्स इन सी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग सा टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इसी तरह से हर मजेदार टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे हर वीडियो को आप वॉच करते रहें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स बताते रहें, हमारी कमियों को भी बताते रहें, ताकि हम उसको सुधार कर सकें और आपके साथ हर टॉपिक को लेकर के हम आपसे बात कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। स्वस्थ और सुरक्षित रहें, तब तक के लिए नमस्कार।